अब अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक। जो डिवेंचर और डिवेंचर स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट है अमाउंट। डिवेंचर इज एन एविडेंस ऑफ अ डेफिनाइट यूनिट ऑफ लोन। डिवेंचर क्या रहता है, एक एविडेंस होता है कि आपने कितने अमाउंट का, एक डेफिनाइट यूनिट का आपने जो लोन लिया है। और डिवेंचर स्टॉक क्या रहता है, डिवेंचर स्टॉक इज एन एविडेंस ऑफ अ बिग यूनिट ऑफ अ सम ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिवेंचर। देखो डिवेंचर्स को जिसमें पूरे पैसे मिल जाते हैं, उन सब छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ डिवेंचर्स को एक साथ मिला के एक बिग यूनिट बनाया जाता है जिसको डिवेंचर स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। डिवीजन में डिवेंचर बीइंग ऑफ अ डेफिनाइट अमाउंट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। डिवेंचर्स कैसे रहते हैं, एक डिफिनाइट अमाउंट के होते हैं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पर डिवेंचर स्टॉक क्या रहता है, छोटे छोटे डिवेंचर सब मिलके बनते हैं, ठीक है ना। स्मॉल यूनिट्स को बना के एक बिग यूनिट बनाया जाता है। तो डिवेंचर स्टॉक को कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ एनी अमाउंट एट द विश ऑफ द कंपनी। जितने भी अमाउंट में चाहे कंपनी उसको डिवाइड कर सकती है। फुली पेड और पार्टली पेड में देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं, फुली पेड भी हो सकते हैं, पार्टली पेड भी हो सकते हैं। मतलब कुछ डिबेंचर्स में पूरे पैसे भी मिल सकते हैं और कुछ डिबेंचर्स में आधे पैसे ही मिल सकते हैं। बट डिबेंचर स्टॉक हमेशा फुली पेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस डिबेंचर्स में पूरी तरह पैसे मिल जाते हैं उसी को इकट्ठा करके डिबेंचर स्टॉक बनाया जाता है। इसलिए डिबेंचर स्टॉक फुली पेड रहते हैं हमेशा। बिल्कुल शेयर और शेयर स्टॉक था ना, उसी की तरह, स्टॉक की तरह। डॉक्यूमेंट्स में डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस लोन टेकन बाय द कंपनी। डिवेंचर क्या रहता है, एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है जिससे जो कंपनी ने लोन लिया उसकी जानकारी देता है, एविडेंस होता है। डिवेंचर इज स्टॉक इज अ लोन इन इटसेल्फ। डिवेंचर स्टॉक खुद में ही एक लोन है। स्कोप में स्कोप ऑफ डिवेंचर इज वाइड एंड इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक ऑल्सो। देखो स्कोप क्या रहता है, डिवेंचर्स का वाइड होता है और इसमें डिवेंचर स्टॉक इंक्लूड होता है। स्कोप ऑफ डिवेंचर स्टॉक इज लिमिटेड। पर डिवेंचर स्टॉक का स्कोप क्या रहता है, लिमिटेड होता है। इट डज नॉट इंक्लूड डिवेंचर्स, ओनली फुली पेड अप डिवेंचर्स आर। देखो इसमें क्या रहता है, डिवेंचर ही जाके आगे जाके डिवेंचर स्टॉक बनते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि डिवेंचर स्टॉक सारे डिवेंचर्स बन जाए। क्यों? क्योंकि उसमें से फुली पेड ही रहते हैं और जो पार्टली पेड है वो नहीं बनते। इसलिए इसका स्कोप क्या रहता है, वाइड रहता है, इसका स्कोप लिमिटेड रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया डिवेंचर और डिवेंचर स्टॉक में। अब अपन डिफरेंस देखेंगे शेयर्स एंड डिवेंचर्स में, ठीक है। तो ये जरूर करना, आप ये भी करना, ठीक है। शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट होता है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या आएगा, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। जो कैपिटल होती है कंपनी की वो किसमें, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड रहती है, उसको शेयर्स बोला जाता है। जो और ये डिवेंचर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको डालनी है। द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। जो सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है किसके एक्नॉलेजमेंट में, डेप्ट के एक्नॉलेजमेंट में, इसको डिवेंचर्स बोला जाता है। रिटर्न डिवाइडेड इन रिटर्न ऑन शेयर्स। देखो डिविडेंट है, ठीक है ना। डिविडेंड मिलता है शेयर्स में और डिवेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट में दे आर नॉट रीपेड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसको कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में पे नहीं किया जाता, इसको स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे कर दिया जाता है। टाइप्स में क्या आएगा, दो तरीके के होते हैं इसके टाइप्स, इक्विटी और प्रेफरेंस। और डिवेंचर्स के कई तरह के टाइप्स होते हैं, वो अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेमेंट ऑन लिक्विडेशन में लिक्विडेशन के टाइम शेयर्स को डिवेंचर्स के बाद में पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स को डिवेंचर होल्डर के बाद में पैसे दिए जाएंगे और डिवेंचर होल्डर को शेयर होल्डर्स के पहले पैसे मिलते हैं। रिस्ट्रिक्शन में शेयर्स कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट ओनली आफ्टर द कंडीशन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर सेटिस्फाइड। देखो शेयर्स को अपन डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। अपन ने इधर पढ़ा था शेयर्स के कई लिमिट्स दिए थे, है ना, मतलब रिस्ट्रिक्शन थी। उस रिस्ट्रिक्शन के अलावा अपन इंटरनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके लिए शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन है उसको देखते हुए आप शेयर्स इशू करेंगे। पर डिबेंचर्स में ऐसा नहीं रहता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखती, आप इजीली डिस्काउंट में भी शेयर्स आप पब्लिक के लिए इशू कर सकते हैं, पर इसमें पब्लिक के लिए इशू नहीं करते हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट होगा, काफ़ी है इतने, तो ये भी पढ़ना समझना। अब उसके बाद अब डिफरेंस आ रहा है शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये भी देख लो आप, क्योंकि आप पूछते अपन को तो पता नहीं रहता ना, अपने तरफ से सब प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्या आएगा, ओनरशिप। ओनरशिप में क्या होगा, मतलब मालिक जो रहते हैं। तो शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये क्रेडिटर्स होते हैं। रिटर्न में शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट में से, और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है उनके लोन अमाउंट में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या आता है, डिविडेंड इज पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब देखो इनको डिविडेंड कब पे किया जाता है, जब प्रॉफिट होता है तभी इनको डिविडेंड पे किया जाता है, और इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को दोनों केसेस में पे किया जाता है, ठीक है। मेंबरशिप में दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स में शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होता है, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना।
पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट में क्या होता है, शेयर होल्ड दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर जो भी कंपनी का मैनेजमेंट रहता है उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर डिबेंचर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ रिपेमेंट ऑफ लिक्विडेशन में क्या होता है, शेयर होल्डर आर पेड बैक आफ्टर द डिबेंचर होल्डर आर पेड। इनका लिक्विडेशन के टाइम शेयर होल्डर को डिबेंचर होल्डर के पैसे देने के बाद पैसे मिलते हैं, और डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर के पैसे देने से पहले पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, आए समझ में? तो इसके भी आप 5-6 डिफरेंस जरूर करना। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस इन रिपेमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट इंटरेस्ट। तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। ऐसे डिबेंचर होल्डर जो रहते हैं, इनका जो नेम रहता है और जो एड्रेस रहता है वो कंपनी के रजिस्टर में क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है, और ये डिबेंचर्स को हम ईजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और बियरर डिबेंचर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, इनके नेम रजिस्टर में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, रजिस्टर ऑफ द कंपनी में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए इसके जो शेयर्स रहते हैं वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेरे डिलीवरी से। ठीक है ना, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इनको इनके पेमेंट भी मिलते हैं, इनको पेमेंट करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इज मेड टू द बियरर ऑफ सच डिबेंचर, और इनको इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उस पर और इंटरेस्ट दोनों इनको पे कर देते हैं। ठीक है ना। अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर्स क्या होते हैं, These debentures are those which are not issued under any security for the payment of principal and interest. The holder of such debentures are treated as unsecured creditors at the time of liquidation of the company. Such debentures are not safe in the hands of holder as these are not secure. अब देखो ये unsecured में क्या आता है, ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनको कोई सिक्योरिटीज़ के अंदर इशू नहीं किया जाता है। आर नॉट इशूड अंडर एनी सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट, मतलब इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती कि आपको आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको पे किया ही जाएगा। इनको बाकी डिबेंचर्स क्या रहता है, उनको इंटरेस्ट मिल नहीं रहता है, कन्फर्म रहता है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट मिलना रहता है, कन्फर्म रहता है। बट अनसिक्योर्ड में क्या रहता है, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। इशू तो कर देते पर इनको कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं कि आपको आपका अमाउंट मिलेगा या आपको प्रिंसिपल मिलेगा या फिर आपको पूरा इसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो नहीं रहती है। ऐसे जो होल्डर्स और डिबेंचर्स को उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोला जाता है। ठीक है ना। लिक्विडेशन के टाइम में अगर पैसे होंगे तो दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे, इसलिए ये सेफ नहीं होते। और सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स क्या होते हैं, दोज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसे डिबेंचर्स को जो कंपनी के एसेट्स रहते हैं उसके अगेंस्ट सिक्योर किया जाता है। मतलब जैसे कंपनी के पास पैसे नहीं है लिक्विडेशन के टाइम पे करने के टाइम, तो कंपनी के जो एसेट्स होंगे उसको सेल करके इनको पेमेंट किया जाएगा। तो सिक्योर किसके अगेंस्ट रहते हैं, कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट। इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू रिपे द डिबेंचर ऑन ड्यू डेट, मतलब डिबेंचर को ड्यू डेट में भी अगर पे नहीं कर पाएंगे तो डिबेंचर होल्डर कैन रिलाइज देयर मनी फ्रॉम द एसेट्स और मॉर्गेज विद देम, मतलब एसेट्स को मॉर्गेज करके वो करके उससे कंपनी अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को ले सकती है। ठीक है ना। अब क्या होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या होता है, दिस डिबेंचर्स आर रीपेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और ऑन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। देखो रिडीमेबल में क्या होता है, एक समय आने के बाद जो डिबेंचर्स होल्डर ने जो कंपनी में पैसे दिए थे, जो लोन दिए थे, उसको वापस कर देता है कंपनी इंटरेस्ट के साथ, तो उसको रिडीमेबल डिबेंचर्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो या तो कंपनी स्पेसिफाइड पीरियड रहता है 4 से 5 साल उनका टाइम रहता है, उसके बाद उनको पेमेंट करती है, या तो इंस्टॉलमेंट में पूरे लाइफ टाइम उनको देती रहती है ऐसा। तो इस टाइप के होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो वापस हो जाए, मतलब रिडीम कर दें। और इररिडीमेबल क्या होगा, जो कंपनी के लाइफ टाइम में पूरा रिडीम नहीं करेंगे, मतलब वो कंपनी के लाइफ टाइम तक पूरा रहेगा लिक्विडेशन तक। इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर नॉट रिपेबल फॉर बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब पूरे उसके लाइफ टाइम में भी इसको रिडीम नहीं करेंगे। दीज आर रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सिर्फ इनको लिक्विडेशन के टाइम ही पे किया जाएगा। ठीक है। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है, द होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स हैव द राइट टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा एट स्टेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या रहता है, कुछ समय के बाद अगर ये डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि हमारा जो डिबेंचर्स है वो शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो एक स्टेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिबेंचर्स को शेयर्स में। ठीक है ना। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या रहता है, ये दीज डिबेंचर होल्डर डू नॉट कैरी द ऑप्शन ऑफ गेटिंग डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर सिक्योरिटीज, मतलब इन डिबेंचर्स होल्डर को दूसरी अदर सिक्योरिटीज में मतलब शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट डिबेंचर्स में क्या होता है, दीज डिबेंचर्स आर रीपेड बिफोर द पेमेंट इज मेड टू द अदर डिबेंचर्स।
इन डिबेंचर्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले रीपे किया जाता है दूसरे डिबेंचर्स को पेमेंट करने से पहले। अब देखो डिबेंचर्स के भी कई प्रकार होते हैं, तो इनको सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा फर्स्ट डिबेंचर्स को, अदर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले। और सेकंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, दीज डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर द पेमेंट मेड टू द फर्स्ट डिबेंचर। मतलब इनको कब पैसे मिलेंगे, जब इनको दे देंगे उसके बाद इनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब अपना गारंटीड डिबेंचर्स में क्या आता है, दोज डिबेंचर ऑन विच पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इज गारंटीड बाय सम अदर कंपनी। मतलब गारंटीड डिबेंचर्स ये होते हैं जो डिबेंचर्स पे जिसका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है और जो इंटरेस्ट रहता है उसको गारंटी देती है कोई दूसरी कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट आर कॉल्ड गारंटीड डिबेंचर। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई गवर्नमेंट है उसको गारंटीड डिबेंचर्स बोला जाएगा। मतलब इनको गारंटी दिया जाता है कि हाँ आपका पैसा दे दिया जाएगा भले ही दूसरी कंपनी दे, ठीक है ना। ये हो गया अपना। अब क्या क्या प्रोविजंस होते हैं डिबेंचर्स को इशू करने के कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2020 कंटेन्स फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या क्या प्रोविजन है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दिस अ कंपनी कैन इशू सच डिबेंचर्स विच हैव ऑप्शन टू गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑन रिडम्पशन। देखो इसमें क्या बोला, कंपनी इशू कर सकती है डिबेंचर्स किस ऑप्शन में, कि एक सर्टेन पीरियड के बाद डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मतलब रिडम्पशन को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। कंपनी कैन इशू सिक्योर डिबेंचर्स, कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। कंपनी पे इंटरेस्ट एंड रिडीम्स डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एट द टाइम ऑफ इशू। मतलब देखो कंपनी जब भी शेयर्स जब वो इशू करती तभी वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता देती है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कब रिडीम होगा, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन कब इशू के टाइम ही पता चल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 4.16 ऑफ एक्ट सिक्योर डिबेंचर्स कैन बी रिडीम मैक्सिमम आफ्टर 10 ईयर। और सिक्योर डिबेंचर्स को कम से कम 10 साल के मैक्सिमम मतलब ज़्यादा 10 साल के बाद रिडीम कर दिया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो रहती हैं वो 30 साल में करती हैं वो, ठीक है ना। मतलब 10 साल तक ज़्यादा नहीं रखेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज रहती है उनका 30 ईयर्स रहता है। फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंपनी विल क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब देखो रिडम्पशन करने के लिए कंपनी एक रिजर्व क्रिएट करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दिस रिजर्व विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और इस रिजर्व को किससे बनाया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाया जाता है। अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड अदरवाइज। देखो इसमें इस रिजर्व में जो अमाउंट रहता है उस अमाउंट को आप किसी भी चीज़ में नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ आपको डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ही उसको यूज़ करना रहता है, ठीक है ना। ये हो गया इसके सारे थ्योरी। अब यहाँ पे आएगा अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे अपन शेयर्स इशू करते थे बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें शेयर की जगह आपको डिबेंचर्स लगाना है परसेंटेज लगा के, ठीक है ना। अब देखो कंपनी के 3 कंडीशंस होते हैं इशू करने के। प्राइस में देखा जाए तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पहले अपन ने शेयर्स में सिर्फ पार और प्रीमियम पढ़ा था, अब इसमें डिस्काउंट भी है, ठीक है ना। और कंसिडरेशन में देखा जाएगा तो कैश, और फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। अभी पहले अपन ये वाला देखते हैं, फिर ये रिडम्पशंस के हैं। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। डिबेंचर्स कहाँ पे बैलेंस शीट में शो होते हैं, डिबेंचर्स आर दी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं कंपनी के। दीज आर शोन अंडर द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सेक्शन अंडर हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर जो सब हेडिंग आती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसके अंडर ही आएंगे सब हेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आते हैं अपने डिबेंचर्स, ठीक है ना, जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें। अब जनरल एंट्रीज देखो डिबेंचर्स के सामने हमेशा आप देखना कुछ ना कुछ परसेंट लिखा रहेगा, तो आपको उस डिबेंचर को परसेंटेज लगा के ही आप नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन मनी की शेयर एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बस शेयर की जगह आपको क्या लगा देना है, परसेंटेज लगा के टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। ये मनी रिसीव हुआ, अब इसको ट्रांसफर की एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन परसेंटेज लगा के, जैसे 10% ले लें तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। उसमें शेयर कैपिटल में डालते थे, इसमें डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे, ठीक है ना। और फिर ये तो रिफंड वाला हो गया, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो जब अपन पैसे वापस करेंगे तो उसकी एंट्री बता दी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये वो एंट्री जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो अपन प्रोराटा से एडजस्ट करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फिर ड्यू की अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल ड्यू किया रिसीव किया, सेकंड कॉल ड्यू किया रिसीव किया, मतलब सेम एंट्रीज हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह ही, इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ईजी है, ठीक है। अब ये पार वाला केस देख लो, जब डिबेंचर्स पार पे इशू करेंगे तो केतन लिमिटेड ने 5008% डिबेंचर्स इशू करें 10 100 ईच के, ठीक है ना।
10 एप्लीकेशन है, 30 अलॉटमेंट है और फर्स्ट और फाइनल कॉल है, बैलेंस मतलब 60 रुपीज़ का। तो एंट्रीज पास करेंगे, आ जाओ। अब देखो कितने परसेंट यहाँ डिबेंचर्स दिए थे, 8% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे देखो 8 लिखा रहेगा, जहाँ पे भी आप डिबेंचर्स लिखोगे सब जगह 8 लिखा रहना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने थे, 5000 से कितने थे, 5000 थे, 10 रुपीज़ ईच के, तो आया 50,000। और फिर इसको ट्रांसफ़र किया, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये कितना था, 5000 इंटू अलॉटमेंट 30 रुपीज़ का, तो आया 1,50,000। फिर फर्स्ट कॉल या ड्यू रिसीव कर लिया, अब ड्यू करेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल। 8% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 5000 इंटू 60 रुपीज़ है ना, जो बच गया वो, तो आया 3 लाख। और फिर इसको ड्यू किया, फिर अब इसको रिसीव करेंगे। समझ में आया ना। ये कौन सा केस था, पार वाला केस था। अब प्रीमियम में आ जाओ। मैं आपको तीनों एक लाइन से समझा देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब प्रीमियम में क्या लिखते थे अपन, अलॉटमेंट के टाइम ही लेते थे क्वेश्चन, जब साइलेंट रहता तो या फिर क्वेश्चन में मेंशन किया था, तो बिल्कुल अलॉटमेंट के टाइम ही लेंगे। और जैसे उसमें कैसे लिखते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिल्कुल इसमें वही करना है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर के नीचे लिख देना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ में आया ऐसे। इसका क्वेश्चन भी देख लो आप। और जब आप रिसीव करोगे तो पूरा अमाउंट रिसीव करोगे, जैसे शेयर्स में करते थे प्रीमियम का, बिल्कुल सेम केस है। अब देखो बिट्टू लिमिटेड ने 4000 10% डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच है, 5% प्रीमियम में इशू किया, मतलब 5 रुपये में इशू किए, 5 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। तो टोटल 105 में अपन ने इशू करे हैं 4000 डिवेंचर्स। 20 एप्लीकेशन है, 35 अलॉटमेंट है, मीन्स इसमें इंक्लूड है, कितना हो गया 30 + 5, ठीक है ना। और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल में। अब देखो फर्स्ट अपना आएगा, बैंक रिसीव करेंगे एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, 4000 इंटू 20 रुपीज़, 80,000 आया। अब अपन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फिर अब अलॉटमेंट की बारी देखो, 4000 इंटू जो टोटल अलॉटमेंट जितने का है। और डिवेंचर्स में मैंने पहले ही बोला था, शेयर कैपिटल में और डिवेंचर्स में जितना फेस वैल्यू रहता है आप उतने में ही डालेंगे, एक्स्ट्रा आप नहीं डाल सकते हैं। तो कितने का, 30 रुपीज़ का। और यहाँ पे 4000 इंटू जो 5 रुपीज़ का प्रीमियम है वो। तो देखो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को अपन कैसे लिखते हैं डिबेंचर्स के टाइम में, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दें, आपकी जैसी भी आप वैसे लिख सकते हैं, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं। तो समझ में आई है। अब अपन इसको फिर रिसीव करेंगे, तो ये पूरा यही वाला अमाउंट रिसीव करेंगे, है ना। और फिर फर्स्ट कॉल ड्यू किया, सेकेंड और फाइनल कॉल ड्यू किया, रिसीव किया, ठीक है ना। अब देखो ये कितने का होगा, ये 4000 इंटू, अब कैसे निकालेंगे बैलेंस अमाउंट, 100 ईच है, ठीक है ना। मतलब चलो 105 से देखते हैं, क्योंकि प्रीमियम पे इशू है। तो 20 + 35 कितना हो गया, 55 हो गया। तो 105 में से 55 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0, 50 रुपीज़ का। तो कितने का होगा ये, 50 रुपीज़ का, ठीक है। ऐसे ये हो गया प्रीमियम का। अब डिस्काउंट के केस में आ जाओ। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो, जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट इज एज्यूम विद। अब देखो डिबेंचर डिस्काउंट में भी इजीली अपन इशू कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो इसको भी अपन कब लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री देखो क्या होती है। अपन प्रीमियम जब लेते थे तो कहाँ लेते थे, क्रेडिट साइड लेते थे, देखो। अब जब डिस्काउंट लेंगे तो वो किस साइड लेंगे, डेबिट साइड लेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। और फिर जब रिसीव करेंगे तो ये बैंक में जितना अमाउंट आएगा उतने अमाउंट से ही रिसीव करेंगे, ठीक है ना। ये सॉरी, इसमें जितना अमाउंट आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट पे। इसका क्वेश्चन देख लो आप। 8000 डिबेंचर्स हैं, 6% डिबेंचर्स है, 100 ईच के, डिस्काउंट पे इशू करें 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा, मतलब 90 पे अपन इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। 40 पेबल है और जो बैलेंस है वो पूरा अलॉटमेंट में, 40 एप्लीकेशन में मतलब 40 और 50 पूरा अलॉटमेंट में, ठीक है ना। अब जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स थे, 8000 है, 8 डिबेंचर्स हैं, 8000 इंटू 40, तो आ गया 3,20,000। रिसीव किया, ट्रांसफ़र किया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, देखो तो इसमें कितना डालेंगे अपन,
देखो इसमें जो अमाउंट, जैसे प्रीमियम में क्या रहता था, उसमें अमाउंट इंक्लूडेड रहता था, है ना। यहाँ देखो ये प्रीमियम में क्या रहता था, अमाउंट जो रहता था वो इंक्लूड रहता था। ये यहाँ पे अलॉटमेंट में 35 ने लिखा था, इंक्लूडेड अमाउंट लिखा था, है ना। पर इसमें क्या रहता है, वो अमाउंट एक्सक्लूडेड रहता है। तो आपको इसमें डिस्काउंट का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल 60 होगा, ठीक है ना। तो 40 + 60 हो गया 100। तो यहाँ पे देखो कैसे एंट्री पास करेंगे, 8000 इंटू जो यहाँ पे बैलेंस अपन निकाला कितना 50, और डिस्काउंट कितने का है 10 रुपीज़ का, और डिवेंचर में कितना जाता है, जो एक्चुअल वैल्यू रहता है कितना 60 रुपीज़। समझ में ऐसे आया। मतलब प्रीमियम में क्या रहता है, अमाउंट इंक्लूड रहता है, और डिस्काउंट में अमाउंट एक्सक्लूड रहता है। तो आपको जोड़ के दिखना है, ठीक है ना। ऐसे एंट्री देखो, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जितना एक्चुअल में इशू कर रही, मतलब डिस्काउंट में, मतलब 50 पे, और डिस्काउंट कितने रुपीज़ का था, 10 रुपये का था, और टोटल कितना होना था अलॉटमेंट को, अगर डिस्काउंट नहीं देते तो 60 होता। तो डिवेंचर अकाउंट में शेयर कैपिटल हो डिवेंचर हो, जितना फेस वैल्यू रहता है उतना ही डालेंगे। समझ में आया ना। और फिर अपन इसको जब रिसीव करेंगे तो ये डिवेंचर अलॉटमेंट में जितना अमाउंट लिखा है 4 लाख से आप रिसीव करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो 80,000 का डिस्काउंट दे दिया ना। देखो आपको मिलना कितना था, 4,80,000 आपको मिलना था, पर आपने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, इस वजह से 80,000 नहीं मिल के आपको सिर्फ 4 लाख ही मिलेगा। आया समझ में। अब अपन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है। ये रहा, देखो सिंपल वाले हैं, आप खुद ट्राई करके देखना है। 4000 6% डिवेंचर से 100 ईच के 10 प्रीमियम एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट 60 डिवेंचर्स कॉल पे हैं, सारे शेयर्स मिल रहे हैं। देखो ये पार वाला केस है, आप इसको ट्राई करके देखना, पार वाला केस है, ठीक है ना, ईजी होगा। 6000 डिवेंचर 100 पेबल एट पार है, ये भी पार वाला, ये भी आप ट्राई करना अंकित वाला, ठीक है ना। मैं आपको प्रीमियम और डिस्काउंट वाले बता देती हूँ। शारदा लिमिटेड कंपनी इशू 10% 8000 डिवेंचर्स नोट्स वैल्यू 50 ईच, मतलब उसमें 50 ईच वैल्यू दी है, ठीक है ना, फेस वैल्यू। अमाउंट ड्यू 20 अलॉटमेंट एप्लीकेशन, द बैलेंस ऑन ड्यू अलॉटमेंट, द कंपनी हैज अलॉटेड ऑल द डिवेंचर्स। इसमें भी सेम जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब कविता ने 500 डिवेंचर, अब देखो ये रहा प्रीमियम वाला, इशूड अ प्रीमियम ऑफ 10 पर डिवेंचर्स, ठीक है ना। 20 ऑन एप्लीकेशन और 50 अलॉटमेंट का है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो कितने का होगा ये 40 + 10, और फिर 40 फाइनल कॉल पे जनरल एंट्रीज पास करनी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, कविता ट्रेडिंग कंपनी के 4000 डिवेंचर्स हैं, 5% डिवेंचर्स है, ठीक है ना, इशू करें, 10 ईच है, प्रीमियम 10 रुपीज़ का है, 20 एप्लीकेशन का, 50 प्रीमियम, ये सब, और 40, ठीक है। अब एंट्रीज पास का सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है 4000 है, कितना है 20 एप्लीकेशन का, तो कितना हो गया 80,000, ठीक है। आप नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट 80,000 आया समझ में। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, यहाँ लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा 4000 इंटू, अब देखो प्रीमियम है इसमें, टू कैसे लिखते थे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिख दो आप, तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, कितने का था 50 ईच है, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 40 का ये हो गया, और 4000 इंटू 10 रुपीज़ का ये हो गया, और यहाँ पे 4000 इंटू टोटल 50, तो ये कितना हो जाएगा
2 लाख का हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 1,60,000 का, ठीक है। और ये कितने का हो जाएगा 40,000 का। आए समझ में? नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट में ड्यू विथ प्रीमियम। अब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 2 लाख। ये प्रीमियम वाला केस हो गया। देखो बिल्कुल शेयर्स की जैसे ही है ना। नरेशन में लिख दोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल अपन ड्यू करते हैं 40 पर डिबेंचर है, ठीक है ना। 5% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल लिख दो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, कितना आ जाएगा 4,000 इंटू 40, तो 1,60,000। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर फाइनल, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 1,60,000, 1,60,000। ये एंट्री से नरेशन लिख देंगे ड्यू रिसीव अलॉट फर्स्ट फाइनल कॉल मनी रिसीव, ठीक है ना। अब देखो ये एंट्रीज है इसकी। ये प्रीमियम वाला केस था, ठीक है ना। बस अपन को डिबेंचर्स के नीचे जैसे शेयर कैपिटल के नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, उसी तरह डिबेंचर्स के नीचे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, ठीक है। आया समझ में?